नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, वे नैसर्गिक न्याय जो है वो नियम है जो मनमानी प्रक्रिया, मनमानी पूर्ण कार्य के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। ये नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय जो है इसका मतलब होता है दैवीय न्याय, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस जो किसी अधिकारी प्राधिकारी के मनमाने पूर्ण जो कार्य होते हैं, कोई मनमाना पूर्ण कार्य कर रहा है अधिकारी प्राधिकारी प्रशासनिक अधिकारी, तो उनके विरुद्ध जो है न्यायालय जो संरक्षित करता है, संरक्षण देता है, उस व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करता है, उसे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, उसे नैसर्गिक न्याय कहते हैं। नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय, ईश्वरीय न्याय, दैवीय न्याय, तो इसको कहते हैं। अब नैसर्गिक न्याय के दो पार्ट हैं, इसके दो नियम हैं नैसर्गिक न्याय। नंबर 1, कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णय नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, यानी दूसरा पक्ष जो है, हर मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष को सुन लिया गया, निर्णय दे दिया गया, ऐसा नहीं, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। जिस पक्ष ने अपना क्लेम किया, जिस पक्ष ने अपनी बात उठाई, उस पक्ष को सुना गया, लेकिन जिसके विरुद्ध उठाई गई बात, अब उसको भी सुन लेना चाहिए। तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, उसको भी युक्त सुनवाई का अवसर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप लगाए जाते, प्रत्यारोप लगाए जाते, कोई एलिगेशन लगाया जाता है, तो उसको जो है समुचित सुनवाई का अवसर देना ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। जैसे न्यायिक जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी न्यायिक कार्य में, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक कार्य में, इसमें जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो प्रिवी काउंसिल ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने, जब देश अपना स्वतंत्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पे निर्णय किया जाना चाहिए, इसको अनिवार्य कर दिया। पहले जो क्वासी जुडिशियल होते थे, उसमें जो है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं, नेचुरल जस्टिस जो है के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में उसमें अनेबल सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने की मान्यता थी, एक विचार था कि नहीं, जुडिशियल में तो है ही, क्वासी जुडिशियल में भी, अर्ध न्यायिक में भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए। जैसे जुडिशियल जो है, हम इस पे सेशन कर चुके हैं बहुत पहले। जो देखिए, एक जुडिशियल होता है, क्वासी जुडिशियल होता है, एक न्यायिक होता है, एक अर्ध न्यायिक होता है। जो न्यायिक अधिकारी है, उसको कोई भी जजमेंट लिखेगा तो उसको कारण सहित देना होगा, कारण सहित जजमेंट लिखेगा। लेकिन क्वासी जुडिशियल में आवश्यक नहीं है कारण भी देना पड़े, आवश्यक नहीं है। यदि न्याय हो जा रहा है, दो पक्ष हैं, न्याय उसमें किसी जो पक्ष पीड़ित पक्ष है
न्याय हो जा रहा है दो व्यक्तियों के बीच और वो पालन नहीं किया गया, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और उसमें जो है दूसरे पक्ष को सुनकर, प्रथम पक्ष को सुनकर जो जजमेंट दिया गया उसमें जो है यदि कारण सहित जजमेंट नहीं दिया जाता है, कारण सहित जो है नहीं दिया जाता है तो भी जो है गलत नहीं, तो भी अवैध इसलिए नहीं हो जाता है, अवैध क्वशी जुडिशियल कोई आर्डर इसलिए अवैध नहीं हो जाता है कि वह जो है कारण सहित नहीं दिया गया। तो एक क्वशी जुडिशियल और जुडिशियल दोनों। अब जो है जो जुडिशरी जो है वो तो कारण सहित निर्णय देती है, लेकिन क्वशी जुडिशियल जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जिसकी हम चर्चा पिछले सेशन में कर चुके हैं, इनके लिए आवश्यक नहीं है कारण सहित निर्णय दे। अब लेकिन अब यहां पॉइंट ये है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में दो पहलू, प्रथम उस पक्ष को भी सुनो और समुचित सुनवाई का अवसर देना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, निर्णायक नहीं हो सकता। अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में दिया गया कोई निर्णय शून्य होता है, अवैध होता है, कि उसमें जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। अन्य सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन जो है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्यायिक, अर्ध न्यायिक, न्यायिकल और प्रशासनिक कार्यों में भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यदि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है तो जो कार्रवाई हुई है वो दूषित हो गई। यहां मस्ट है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है, पहले था कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में लागू होगी, प्रशासनिक में नहीं लागू होगी। परंतु उच्चतम न्यायालय ने 1970 में एक क्रेपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में ये अवधारित कर दिया कि नहीं, ये प्रशासनिक कार्य में भी नैसर्गिक सिद्धांत का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में कोई कार्रवाई होती है, कोई निर्णय होता है, तो जो है अवैध होगा निर्णय। वह जो है क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्णय में, जबकि पहले दो ही पॉइंट था, दो सिद्धांत थे। पहला, कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष में, कोई भी व्यक्ति अपने विषय में निर्णय नहीं ले सकता, यानी न्यायाधीश नहीं हो सकता अपने मामले में। नेक्स्ट, दूसरे पक्ष को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिए हुए भी कोई निर्णय नहीं किया सकता। अब तीसरा पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, तमाम निर्णय में इन्होंने दिया है कि वो जो निर्णय किया जा रहा है वह पक्षपात रहित, द्वेष रहित, दुर्भावनापूर्ण आशय से के होना चाहिए। और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का यदि उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहां जो है फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होता है, और जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
सीधे सीधे नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को उल्लंघन होगा। तो अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अनिवार्य कर दिया गया। जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है और उसे जो है उसके ऊपर कोई आरोप लगा के उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी वो उसको जो है निलंबित कर दिया गया। तो उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया, उसके पहले जांच की गई होगी, जांच में पाया गया होगा तो उसको सूचित किया गया होगा, उसको बताया गया, शो कॉज नोटिस की गई होगी कि शो कॉज नोटिस कि आपको क्यों ना आपके खिलाफ आपको सस्पेंड कर दिया जाए या आपको क्यों ना निलंबित कर दिया जाए, आप कारण बताइए। तो ये सुनवाई कब? यदि कोई नेक्स्ट जो है, यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई अधिकारी किसी अपने सबऑर्डिनेट को, जिसमें उसको अपॉइंटिंग पावर है, बर्खास्त करने की पावर है, बर्खास्त करता है और बिना सुने बर्खास्त करता है, तो यहां सुनवाई का अवसर मस्ट है कि जो उस पे ऊपर आरोप लगाए गए उसको जो है उसको सूचित करके वो सुनिए उसकी बात, भले ही जजमेंट जो भी कुछ भी हो उसके पक्ष में हो, उसके खिलाफ हो, भले ही हो, लेकिन उसको सुनना जो है अनिवार्य है। यदि उसको नहीं सुना जाता है, उसको बिना सुने निर्णय किया जाता है, तो वह निर्णय अवैध होगा, वो निर्णय शून्य होगा, वो नहीं माना जाएगा। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में ऐसे निर्णय दिए जिसमें भरपूर सुनवाई का, समुचित सुनवाई का, पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया। इस सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ही सख्त है कि किसी भी दशा में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन होना चाहिए, दूसरे पक्ष को बिना सुने आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ क्रिमिनल अपील में यह प्रावधान है, क्रिमिनल केसों में रिव्यू का प्रोविजन नहीं हुई। रिव्यू मतलब एक हमने पिछले सेशन हम कर चुके हैं, उसमें एक है रिव्यू, रिवीजन, एक रेफरेंस है। तो रेफरेंस जो है, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण और रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन। तो रिव्यू का, पुनर्विलोकन का कोई प्राविधान क्रिमिनल सीआरपीसी में नहीं है। सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसका नहीं। लेकिन अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जब अपील खारिज हो गई तो उसकी पुनः अपील की गई, फिर खारिज हुई, फिर पुनः की गई, फिर खारिज हुई, फिर पुनः की गई, यानी कई बार जो है रात भर में, क्योंकि अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुली थी, रात भर खुली थी, रात भर रहे सुप्रीम कोर्ट में। अंतिम जजमेंट के बाद फिर तमाम स्पेशल अपील दाखिल हुई और कई बार जो है जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट खारिज, सुप्रीम कोर्ट अपील खारिज कर दी थी, फिर दूसरी अपील पुनर्विलोकन के लिए दाखिल की जाती थी, फिर खारिज होती थी, फिर पुनर्विलोकन के लिए फिर दाखिल की जाती थी, रिव्यू पड़ता रहता था। तो कई बार पड़ा, जबकि सीआरपीसी में उस समय कोई प्रोविजन नहीं था कि पुनर्विलोकन का, फिर भी अनेबल सुप्रीम कोर्ट की, माननीय उच्चतम न्यायालय की यह मंशा थी, यह विचार था कि व्यक्ति को भले ही कानून प्रतिबंधित करता हो, लेकिन बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिए हुए उसके विरुद्ध कोई निर्णय पास नहीं किए जाते। अब क्योंकि मामला अफजल गुरु का मामला हैंगिंग का था, फांसी की थी, फांसी उसको हाई कोर्ट से बरकरार हो गई, सुप्रीम कोर्ट से बरकरार हो गई, फिर भी इस रिव्यू
पिटीशन दाखिल की गई, रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल की गई कि फिर से विचार किया जाए सुप्रीम कोर्ट, जबकि प्रावधान नहीं है फिर भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम लाइए फिर हम सुनेंगे, फिर सुनेंगे, फिर सुनेंगे। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट सुनती रही। और लास्ट में अंत में समय जब बीत गया, समय बीतने लगा, फांसी का समय जो मुकर्रर थी उस समय, तब अंतिम रूप से निस्तारित कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, संसद की मंशा है, कानून की मंशा है कि दूसरे पक्ष को सुनो, आर्डी अल्टरम पार्टम दूसरे पक्ष को भी सुनो, समुचित सुनवाई का अवसर दीजिए। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का यदि पालन नहीं किया जाता है तो वह निर्णय जो है अवैध होता है। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें वो व्यक्ति, मान लीजिए न्यायाधीश है, अब मामला उससे डायरेक्ट संबंधित नहीं है, इनडायरेक्ट संबंधित है। जैसे कोई जज जो है उसके सामने कोई निर्णय के लिए गया, कोई मुकदमा गया, कोई मामला गया उसके सामने, किसी कंपनी का है और उसका बेटा या कोई रिश्तेदार उस कंपनी का सदस्य है या उसकी पत्नी उस कंपनी की सदस्य है, तो यहां जो है पक्षपात हो जाएगा। क्योंकि बाद में हमने अभी किए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षपात रहित निर्णय होना चाहिए, कोर्ट बायस नहीं होना चाहिए, सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, द्वेष रहित होना चाहिए। तो यदि उसका संबंध है किसी भी प्रकार से जिससे उस पर अनुचित प्रभाव पड़ता है जजमेंट पे, जैसे मान लीजिए उसकी पत्नी है, उसके रिश्तेदार है, नातेदार कोई है और उस मामला उसके सामने आया है, तो लगभग ये होता है कि वो उसके पक्ष में ही अपने रिश्तेदार या कंपनी के पक्ष में जिसमें उसका आधार जिससे संबंध है उसी के पक्ष में ऑर्डर करेगा। तो यहां भी जो है बहुत ही क्लियर, बहुत ही पाक साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षपात रहित होना चाहिए, कोर्ट बायस नहीं होनी चाहिए, पक्षपात रहित होनी चाहिए। और इसमें ये भारत में न्यायालय जो है एक सतत प्रहरी है। इस पे कभी कभी एग्जाम में आता है, न्यायालय एक सतत प्रहरी है। तो इसमें जो है जब वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांतों का वायलेशन होता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है। माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में पावर है कि 226 में वो अपने शक्तियों का प्रयोग, इसमें हम पिछले सेशन कर चुके हैं इसका, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिटे जारी करने का अधिकार है। जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होता रहता है तो फंडामेंटल राइट का संरक्षण करती है। अनुच्छेद 227 में माननीय उच्च न्यायालय को सुपरविजन का, अधीनस्थ न्यायालयों में सुपरविजन का अधिकार है, पर्यवेक्षण का अधिकार है कि वहां कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, वहां कार्यवाही किस प्रकार से चले कि न्याय हो, तो सुपरविजन का अधिकार है अनुच्छेद 227 में। अब हम इसके बारे में, चूंकि मामला ये लंबा है, इसमें डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता है नेचुरल जस्टिस पे, तो इसमें हम आगे बताएंगे कि इस पर चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। यानी डायरेक्ट कैसे, जो आदमी जजमेंट देने जा रहा है उसको
डायरेक्ट कैसे उससे संबद्ध मामला है और कैसे इनडायरेक्ट है, कैसे बायस होता है, कैसे पक्षपात होता है, कैसे पक्षपात रहित होना होता है। तो इसके मामले में हम डिटेल चर्चा करेंगे आगे से वाले सेशन में, क्योंकि पर्दे के पीछे भी देखना पड़ता है कि पर्दे के पीछे यानी इनडायरेक्ट में कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो भी देखा जाता है। तो इसके बारे में हम कल सेशन करेंगे। आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।